28 जनवरी से लेकर के 21 मार्च के बीच में भारत में दूसरा कश्मीर बनता हुआ दिखाई पड़ता है। भारत में दूसरा कश्मीर दिख रहा है आपको? जी, इस साल ये होने वाला है। जी, हर 2-2 दिन के अंतराल पे कोई ना कोई फ्लाइट रिलेटेड गड़बड़ी हमें देखने के लिए मिल रही है। 28 तारीख को तो फ्लाइट क्रैश ही कर जाता है, 29 को भी करता है। ठीक इसी प्रकार से एक और फ्लाइट क्रैश मैं आपके साथ प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ 2026 में ही। तो एक मैं गृह युद्ध बताता हूँ, प्रॉपर जिसको सिविल वॉर कहते हैं, वो स्टार्ट होने वाला है यूरोप में। और वो स्टार्ट होने का उसका डेट है 3 महीना। पैसे निकाल करके गोल्ड में डाल दें या सिल्वर में डाल दें, लेकिन बैंक में पैसे ज़्यादा मेजर पैसे ना पड़े रहने दें, क्योंकि उस समय कुछ बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस का योग है। हो सकता है बैंक अकाउंट उससे फ्रीज हो जाएं और जो जियोपॉलिटिकल वॉर या जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसको फंड करने के लिए फंड की जब ज़रूरत पड़े तो आपके बैंक में पड़े हुए पैसे सरकार यूज़ कर सकती है। किसी बड़े नेता का असैसिनेशन का योग बनता है भारत में, और वो असैसिनेशन जो है वो हिस्टोरिकल हो सकता है। वो हिस्टोरिकल इतना होगा कि उसके पीछे बहुत बड़ा जन उपद्रव होने वाला है। जब जैसे ही वो घटना घटेगी बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू हो जाएगा, लोग सड़कों पे उतरेंगे, जगह जगह तोड़ फोड़ मचने लग जाएगा, बहुत सारा जन आक्रोश दिखाई पड़ेगा। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। देखिए, आज का पॉडकास्ट आपको 2026 के लिए कुछ ऐसे बड़े प्रेडिक्शंस देने वाला है जिसको सुनकर आप बहुत ज़्यादा चौंकने वाले हैं, आई एम श्योर। और सिर्फ 2026 तक ही नहीं, आने वाले कुछ सालों के लिए बहुत बड़े प्रेडिक्शंस आज के हमारे गेस्ट ने किए हैं। एंड यू नो व्हाट मेक्स इट मोर डिफरेंट कि ये प्रेडिक्शंस उन्होंने डेट वाइज किए हैं कि ग्लोबल शिफ्ट उन्हें क्या होता दिख रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन कंट्री में क्या होगा, ग्लोबली क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आपको कब करना चाहिए। कुछ ऐसी त्रासदियाँ भी उन्होंने प्रेडिक्ट की हैं कि कब एक बड़ा भूकंप आपको दिख रहा है, कब कोई और प्लेन क्रैश होता हुआ उन्हें दिख रहा है। ऐसे कुछ प्रेडिक्शंस आज के इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट ने किए हैं। सो आई एम श्योर कि आपको बहुत ही चौंकाने वाले प्रेडिक्शंस आज मिलने वाले हैं। बट ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस है जो कि ग्रहों और नक्षत्रों के बेसिस पे आज हमारे गेस्ट ने हमारे साथ किया है। इस पॉडकास्ट का इंटेंशन किसी को डराना नहीं है या फिर कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना नहीं है। और इसी डिस्कशन के लिए मैं एक ऐसे गेस्ट का स्वागत करना चाहूँगी जिन्होंने पहले भी ऐसे प्रेडिक्शन किए हैं और उनके प्रेडिक्शन सच भी हुए हैं। रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर सुमित आचार्य जी। सुमित, a very warm welcome on the show. Such a pleasure to have you back on the show today. और पिछली बार जो हमने पॉडकास्ट किया था, आई थिंक आप अपने प्रेडिक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा वायरल हैं और आपके बहुत से प्रेडिक्शंस जो आपने पुराने पॉडकास्ट पे किए थे काफ़ी सही हुए उनमें से। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है इसकी फाउंडेशन मैं यही रख रही हूँ कि आने वाले कुछ सालों में हमें स्पेसिफिकली इंडिया के लिए क्या कुछ देखने को मिल रहा है। और ये मैं इस बेसिस पर आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ग्रहों नक्षत्रों की पोजीशन है जो कि इतने हैवॉक का कारण बन रही है। यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने पुराने पॉडकास्ट में आपके साथ कहा था कि ये जो जनवरी है ये साल ही कन्या लग्न को लेकर के शुरू हो रहा है जी। बुध से सम्मत ये वर्ष, और इसका जो ट्रांजिशन हुआ है वो मंगल के वर्ष से हुआ है। बुध और मंगल का जब भी मिश्रण होता है तो विस्फोटक योग बनाता है, और 2026 इसलिए विस्फोटक प्रवृत्ति का योग है, योग वाला वर्ष है। और ये बहुत बड़ा कारक रहा। मैंने पिछले बार ही कहा था कि जनवरी शुरू होगा और 28 जनवरी से पहले आप देखना कि यूएस से वॉर इनिशिएट हो जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ कि 3 तारीख को यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया। यस, कैप्चर्ड द प्रेसिडेंट। कैप्चर्ड। और एक और बात मैंने कही थी पुराने पॉडकास्ट में कि 28 जनवरी से पहले मिडिल ईस्ट में गृह युद्ध शुरू हो जाने वाला है, और जिससे उसकी करेंसी इफेक्ट में आएगी। ईरान की करेंसी कोलैप्स कर जाती है 7 तारीख को। और फिर मैंने कहा था कि 28 जनवरी से पहले सुप्रीम कोर्ट का एक मुद्दा बहुत बड़े जन उपद्रव का कारण बनेगा। 13 जनवरी को फैसला आता है यूजीसी नियम के ऊपर, और वो बहुत बड़ा जन उपद्रव का कारण बनता है। ये सारी जो घटनाएं घटी हैं ये घटी हैं 1 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी के बीच में। और वहीं एक बड़ी प्रेडिक्शन आती है कि 28 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी तक मैंने कहा था अपने अपने फ्लाइट टिकट सब कैंसिल कर दें। हवाई यात्रा के लिए सबसे खराब योग है। और वही होता है। 28 जनवरी की सुबह 8:30 बजे न्यूज़ आता है कि महाराष्ट्र में उत्तर के पूरब की तरफ जाता हुआ विमान
जैसे ही उत्तर अलाइंड होता है विमान थम से गिर जाता है। जो बात मैंने एग्जैक्ट कहा था कि नॉर्थ ईस्टर्न अलाइंड प्लेन विल फॉल डाउन, और वो गिर जाता है और उसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का निधन हो जाता है, जो एक बहुत दुखद खबर हमें प्राप्त होती है। इसके साथ ही आपने देखा होगा ठीक अगले दिन मेरे पास काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करा कि आपकी भविष्यवाणियों को सुन करके मैंने कोलंबिया का अपना फ़्लाइट टिकट कैंसिल कर दिया था, और वो पूरी फैमिली जब बच गई जिंदा तो मेरे कमेंट में आकर के धन्यवाद बोल रहे थे कि मैंने आपके प्रिडिक्शन को सुन करके मैंने अपना फ़्लाइट टिकट कैंसिल किया। 29 तारीख को कोलंबिया में प्लेन क्रैश होता है और ठीक अगले दिन प्लेन का पहिया निकल आता है, और उसके ठीक अगले दिन आपने देखा कि महाराष्ट्र में मुंबई में 2 प्लेन 6E791 इंडिगो और एयर इंडिया का प्लेन आपस में टकराते हैं। थोड़ा सा अगर आगे बढ़ जाते हैं तो दोनों ब्लास्ट होते हैं और ज़बरदस्त क्षति होती। जान तो बच गई लोगों की, लेकिन ये अस्थिरता सिग्नलिंग है कि अपने अपने फ़्लाइट टिकट आप कैंसिल करते जाएं। लोगों के पास अभी भी मौका है। ये वीडियो अपने उन फैमिली ग्रुप्स को भेजें जो अभी फ़्लाइट से यात्रा करने के बारे में सोच रहे हों, और तुरंत वो अपनी टिकट्स को कैंसिल करके घर पे बैठे। आपको कौन सा समय एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि इन महीनों में तो फ्लाइट ट्रैवल्स अवॉइड ही करने चाहिए व्यूअर्स को? देखिए, महीने नहीं है इसमें कुछ स्पेसिफिक दिनों का गैप है। स्पेशली जो 28 जनवरी से 27 फरवरी का टाइम है, ये वाला है। इस पे इंडिगो एयरलाइंस का एक बड़ा एक्शन आपने देखा होगा कि इंडिगो ने अपनी 5000 अंतर्राष्ट्रीय विमानों को ग्राउंडेड कर दिया। मैंने ये बात कही थी कि अपने प्लेन्स को ग्राउंड करना पड़े तो आप कर दो, बिल्कुल ख़राब योग है। और उनको भी क्षति होने लगी, सभी एयरलाइन इंडस्ट्री वालों को क्षति होने लगी। बहुत भारी मात्रा में टिकट्स कैंसिल हुए, लोग ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं बिना पैसेंजर्स के फ़्लाइट्स। इंटरनेशनल खास करके बहुत ज़बरदस्त कैंसिल हुए इंडिया में, और बड़ा अच्छा ये रिस्पांस मुझे दिखा कि इंडिगो ने एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबली काम किया। कारण ऑफिशियल वो कुछ भी दे दें, हो सकता है कि अंधविश्वास मानते हुए वो ऐसे कारण नहीं देंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के कारण आई एम कैंसलिंग। दे आर सेइंग कि टेक्निकल डिफ़िकल्टी के कारण हम लोग फ़्लाइट नहीं उड़ाएंगे, या ईरान कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, या सॉफ्टवेयर अपडेट करें। कारण चाहे जो भी दे रहे हैं, एग्जैक्ट वो 27 तारीख तक अपने फ़्लाइट्स को ग्राउंड कर रहे हैं, 28 तारीख से ऑपरेट करने वाले हैं। तो ये एक बड़ा मूव देखने के लिए मिला। तो जैसा आपने देखा कि ये जो एक फ़्लाइट क्रैश का प्रेडिक्शन मैंने करा था 28 जनवरी से 27 फरवरी वाला, इसमें हर 2-2 दिन के अंतराल पे कोई ना कोई फ़्लाइट रिलेटेड गड़बड़ी हमें देखने के लिए मिल रही है। 28 तारीख को तो फ़्लाइट क्रैश ही कर जाता है, 29 को भी करता है। ठीक इसी प्रकार से एक और फ़्लाइट क्रैश मैं आपके साथ प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ 2026 में ही। 16 जून से 14 जुलाई के बीच में आप सभी अपने अपने फ़्लाइट टिकट कैंसिल कर दें। उस समय फ्लाइट क्रैश का जबरदस्त योग है। 16 जून टू 14th ऑफ जुलाई, 16 जून से 14 जुलाई तक 2026 में एक और आपको ऐसा ही प्लेन क्रैश होता है? जी हाँ, एक और प्लेन क्रैश का योग है। और एक और प्लेन क्रैश का ही नहीं, उस समय भी रिपीटेड फ्लाइट्स में गड़बड़ी आने का योग है। रिपीटेड मतलब हो सकता है एक क्रैश कर गया, फिर अगला क्रैश कर जाए। उस समय बार बार फ्लाइट्स आपस में टकराने का योग, उस समय फ्लाइट्स में तुरंत गड़बड़ी आने का योग, हवा में गड़बड़ी आ जाए, ज़मीन पर लैंडिंग के समय गड़बड़ी आ जाए। मैंने ये भी देखा कि प्लेन्स लैंड कर रही हैं, रनवे पे स्किड कर जा रही हैं, प्लेन्स लैंड कर रही हैं, वापस टेक ऑफ करके दोबारा लैंडिंग कर रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी गतिविधियां अभी 28 जनवरी से 27 फरवरी वाले फ्रैगमेंट में देखने को मिली हैं। इसी तरह की गड़बड़ियां फिर से देखने के लिए मिलेंगी। उस समय भी एयर ट्रेवल आपको पूरी तरह से अवॉइड कर देना है। मेरा कहीं से कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है, क्योंकि एयरलाइन वाले ऐसा कहते हैं कि आप हमारे शेयर गिरा रहे हो, आप हमें नुकसान पहुंचा रहे हो। मेरा कहीं से भी ये इंटरेस्ट नहीं है कि मैं एयरलाइन इंडस्ट्री को कहीं से कोई नुकसान पहुंचाऊं। आपका प्रॉफिट या आपका लॉस किसी के जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। अगर फ़्लाइट टिकट कैंसिल करने से, आपको प्लेन्स ग्राउंड करने से किसी की जान बचती है तो वो करना ज़्यादा उचित रहेगा। हो सकता है आप ऑफिशियल रीज़न कुछ भी अनाउंस कर दें, इसी तरह जैसे इंडिगो ने करा टेक्निकल खराबी, उसी तरह टेक्निकल अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट जो भी लगा दे आप रीज़न लगा करके 16 जून से 14 जुलाई तक आप अपने अपने फ़्लाइट्स को ग्राउंडेड कर दें। इवन मैं मिनिस्ट्री से भी यही अपील करूंगा, एयरलाइन मिनिस्ट्री से, कि वो ऐसे नोटिफिकेशंस लाएं कि फ़्लाइट्स को ग्राउंड करना पड़े। तो आपको जो फ्लाइट रिलेटेड है वो खोता हुआ दिख रहा है, ये एग्जैक्टली क्या प्लैनेटरी अलाइनमेंट है कि हमें इस साल में इतने फ्लाइट क्रैशेस देखने को मिल रहे हैं? देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो जो राशि है, कन्या राशि में शुक्र भी है और कन्या राशि में बुध भी है। और इनका जब मंगल के साथ सामंजस्य बनता है और सूर्य के साथ सामंजस्य बनता है तो
शुक्र का सूर्य के साथ सामंजस्य विस्फोटक हो जाता है और हवाई विस्फोटक हो जाता है। तो इस तरीके का द्वितीय प्रार्ध जो इस वर्ष का रहने वाला है, दूसरा प्रार्ध जो जून के बाद जो समय है, तो वो जो समय रहने वाला है वो विस्फोटक प्रवृत्ति का फिर से रहेगा, हवाई विस्फोटक रहेगा। तो पहला प्रार्ध जब शुरू होता है तो पहला हवाई विस्फोटक योग आता है, दूसरा प्रार्ध शुरू होता है वहाँ पे भी एक हवाई विस्फोटक योग आता है, जिसका एग्जैक्ट मैंने डेट वाइज बता दिया है कि इस डेट से इस डेट तक आपको कैंसिल करना है। वो 1 महीना का टाइम फ्रैगमेंट है जिसमें आपको हवाई यात्रा नहीं करनी है, मेक श्योर। तो सुमित जी, यहाँ से मैं ये भी जानना चाहूँगी कि और प्लैनेट्स का क्या बड़ा रोल है कि इतना कुछ डिजास्टर्स हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कह रहे हैं न्यूमरोलॉजिकली ये सूर्य का साल है, तो सूर्य की एनर्जी और क्या कुछ लेकर आने वाली है। फिर हम राहु केतु शनि का रोल भी जानेंगे कि उनकी प्लेसमेंट्स और क्या बड़े प्रेडिक्शंस भारत के लिए कर रही है। देखिए, यहाँ पर जो सूर्य की एनर्जी है और पश्चिम में बैठा हुआ शनि की एनर्जी है, ये दोनों एनर्जी आपस में विरोधाभास उत्पन्न कर रही है। ओके। और दोनों आपस में एक कह सकते हैं उसको पिशाच योग निर्माण कर रही है। पिशाच योग, जी हाँ। एग्जैक्टली क्या होता है? ये एक प्रकार का ऐसा योग होता है, इतना नकारात्मक योग होता है कि बड़े बड़े लोगों को भी एक्सपोज करने लग जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि अभी एप्स्टीन फाइल में पूरे दुनिया के सारे बड़े चेहरे सामने आ गए। राइट। हमने ये देखा कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में जो टॉप लेवल पोजीशंस पे लोग बैठे हुए हैं, वो इतनी अमानवीय घटना में उनका नाम आना, अब कितनी सच्चाई है उस बात में वो अलग, उस पर जांच का विषय है, लेकिन अमानवीय घटना में उनका नाम आना ये सीधा उसी पिशाच योग को दर्शाता है। एक प्रकार से नर पिशाचों का शासन पूरे दुनिया में चल रहा हो जैसे, और जैसे कि कोई नकारात्मक शक्ति इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करती हो। मैं तो ये भी मानता हूँ कि ऐसी शक्तियों को ढकेलने के लिए हमें राम राज्य की ही स्थापना की आवश्यकता है। एक नए तरीके से गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर बनाया जाए, हो सकता है डिक्टेटर गवर्नमेंट हो सकता है किसी और प्रकार का गवर्नमेंट हो, या एक पूरा नया नेशन, लेकिन कम से कम धर्म को पनपाने के लिए, धर्म को जीवित रखने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण करना बड़ा जरूरी है। तो जैसा है कि ये सूर्य का वर्ष कहते हैं न्यूमरोलॉजी में, और पिछला वर्ष मंगल का था, ये वर्ष बुध का है, तो सब मिलकर के जो विस्फोट उत्पन्न कर रहे हैं, ये मंगल बुध का विस्फोट, सूर्य शुक्र का विस्फोट जो उत्पन्न हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा ही नकारात्मक है, जिसके कारण ये सारी गतिविधियां हमें देखने को मिलती हैं, पिशाच रूपी गतिविधियां। इसमें शनि का, पश्चिम गया हुआ शनि का भी एक बड़ा रोल इसमें है, जो कि अभी मीन राशि में विचरण कर रहा है, जिसके कारण बृहस्पति भी प्रभाव में आ रही है। बृहस्पति प्रभाव में आ गया तो बिल्कुल केंद्र, जो कहते हैं ना माइंड ऑफ द वर्ल्ड या माइंड ऑफ द जियोपॉलिटिक्स, वो पूरा प्रभाव में आ जा रहा है। और वो माइंड जब कहते हैं जब ऊपर का माला खराब हो जाएगा तो पूरे शरीर भी जो है अनियंत्रित चलने लगता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर धर्म परायण अगर नेता बैठा है या धर्म परायण अगर एक सत्ता बैठी है तो अंदर राम राज्य चलेगा, प्रजा भी धर्म का पालन करेगी। लेकिन अगर वहीं पर गड़बड़ी है, वहीं पर नकारात्मकता बैठी है, तो पूरे सत्ता में नकारात्मक चीज़ें ही घटेंगी। इतना क्राइम होगा, लोग षड्यंत्र रचेंगे, कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो बहुत विस्फोटक दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर राहु केतु, इनका क्या रोल है? इनका गोचर क्या कह रहा है? इनका गोचर भारत के लिए क्या कुछ बड़े बदलाव लेकर आने वाला है? आई थिंक क्योंकि हम राहु केतु शनि के नाम से इतना डरते हैं कि कुछ भी डिजास्टर्स हो, इन प्लैनेट्स पर उसे ज़रूर ब्लेम किया जाता है। तो इनकी पोजीशन आपको क्या प्रेडिक्शंस दे रही है भारत के लिए? राहु कुंभ राशि में बैठा हुआ है और कुंभ राशि का स्वयं स्वामी पीड़ित होकर के बृहस्पति की राशि मीन में बैठा हुआ है, और वहीं केतु सिंह राशि में बैठा हुआ है। इसका समन्वय पता है क्या निकालता है? ये निकाल के लाता है कि ऐसी नकारात्मक घटनाएं घटेंगी कि लोग उससे डर करके, भयभीत होकर के धर्म का पालन करने लग जाएंगे, धर्म की तरफ देखने लग जाएंगे। जैसे अभी साक्षात जीवंत उदाहरण सामने है। एक घटना बड़ी भयभीत करने वाली घटी, ये प्लेन क्रैश 28 तारीख को। उसके बाद सबसिक्वेंट प्लेन रिलेटेड एक्सीडेंट्स होने लग गए। उससे भय उत्पन्न हुआ, और वो भय वही केतु उत्पन्न करवाया, और वो जो भय है उसने धर्म की तरफ देखने को बड़े बड़े संस्थाओं को भी मजबूर कर दिया, जो कहीं से धर्म को दूर दूर तक पालन करते हुए नहीं दिखाई पड़ते थे। कभी कॉरपोरेट में आपने ज्योतिषीय इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा होगा डायरेक्ट, लेकिन अभी आपने देखा कि इंडिगो जैसी बड़ी कंपनी अपने फ्लाइट्स को ग्राउंड करती है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेडिक्शंस। एग्जैक्ट उसी डेट तक 27 फरवरी तक ग्राउंडेड रखती है। 10 लाख पैसेंजर्स इससे इम्पैक्ट होते हैं।
तो ये जो चीज़ें होती हैं जिसमें कि लोग जब भयभीत होते हैं, कहते हैं ना कि जब भूत सामने हमें दिखाई देता है, चांडाल हमें सामने दिखाई देता है, तो हमें हनुमान चालीसा तुरंत याद आता है। चाहे कितना भी अधार्मिक व्यक्ति हो, कितना भी कहता हो आई एम एन एथिस्ट, और शिट आई ड्रिंक अल्कोहल, आई एम एन एथिस्ट, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, बट जैसे ही एक भूत सामने आता है, हेलो आई एम हियर, तो वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर ऑटोमेटिकली निकलने लगता है। वही केतु और राहु का यहाँ पे प्रभाव है। बहुत सारे विस्फोट करवाएगा, बहुत सारा युद्ध लड़वाएगा, हर जगह केओस फैलाएगा, और उस केओस से लोग जो है घबरा करके धर्म को पालन करने लग जाएंगे। आपने कहा कि केतु युद्ध करवाएगा, कब होता हुआ दिख रहा है आपको ये युद्ध? इसकी प्रेडिक्शन क्या है आपके अकॉर्डिंग? ऐसे देखा जाए तो युद्ध जो है ये पूरा वर्ष ही विस्फोटक है अपने आप में। तो 3 जनवरी, जैसा मैंने पहले कहा था कि 1 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में हमले होंगे, यूएस के द्वारा होगा, ये मिडिल ईस्ट में जो चीज़ें होंगी, करेंसी कोलैप्स वगैरह, वो चीज़ें हुई। लेकिन अगर प्रॉपर देखा जाए कि वॉर कब इनिशिएट होता हुआ दिखता है, तो एक मैं गृह युद्ध बताता हूँ, प्रॉपर जिसको सिविल वॉर कहते हैं, वो स्टार्ट होने वाला है यूरोप में। और वो स्टार्ट होने का उसका डेट है 13 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर के बीच में। यूरोप में गृह युद्ध जैसी स्थिति स्टार्ट होगी। यूरोपियन नेशंस आपस में क्लैश कर रहे होंगे, और वो एक ट्रिगर पॉइंट होगा बड़े वॉर का, जिसको हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर, या कह सकते हैं एक बहुत बड़ा वॉर जिसमें इंटरनेशनली इन्वॉल्वमेंट हो बड़े बड़े कंट्रीज की। उसमें बड़े बड़े कंट्रीज के गुट बना करके और आपस में वॉर कर रहे होंगे, लड़ रहे होंगे। डेट बताई आपने इसकी डेट जो है वो निकल करके आती है 13 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर 2026। इंडिया का क्या रोल दिख रहा है आपको इस वॉर के अंदर? इंडिया का रोल यहाँ पर एक गुरु के समान दिखता है। एक गुरु के समान यहाँ पर इन्वॉल्व होता हुआ इंडिया उसमें दिखाई पड़ता है। लेकिन इंडिया के अंदर भी चीज़ें कोई खास अच्छी नहीं रहने वाली हैं। यहाँ पे बार बार आतंकी गतिविधियाँ होने वाली हैं। बहुत सारे आतंकी इस बार पकड़े जाने वाले हैं। बहुत सारे बड़े आतंकी एक्टिविटीज़ होने वाली, जिसके मैं एग्जैक्ट डेट्स आपको बताऊँगा कि कब आतंकवादी पकड़े जाएंगे, किस डेट से किस डेट के बीच में आतंकी घटनाएँ घटेंगी, किस डेट से किस डेट के बीच में कहाँ विस्फोट होगा, कैसा विस्फोट होगा, क्या होगा। ये सारी बातें अभी हम पॉडकास्ट में आगे भी करेंगे, जब मैं अपनी डेट वाइज प्रेडिक्शन पर आऊँगा उसमें। ओके। आपने इससे पहले कि हम डेट वाइज प्रेडिक्शन पर चलें भारत के लिए जी, कि क्या कुछ मेजर होने वाला है इस साल, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे कही थी, बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने वाली है इस साल। उस पर मैं थोड़ा और जानना चाहूँगी कि कौन से ग्रहों की क्या पोजीशन है जो कि बैंकिंग सेक्टर को बहुत ख़राब कर रही है। देखिए, मार्च, अप्रैल और मई का महीना हो सके तो बैंक में से अपने सारे पैसे निकाल लें। मार्च, अप्रैल और मई, या 3 महीना पैसे निकाल करके गोल्ड में डाल दें या सिल्वर में डाल दें। लेकिन बैंक में पैसे ज़्यादा मेजर पैसे ना पड़े रहने दें। क्योंकि उस समय कुछ बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस का योग है। हो सकता है बैंक अकाउंट उससे फ्रीज हो जाएं, और जो जियोपॉलिटिकल वॉर या जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसको फंड करने के लिए, फंड की जब ज़रूरत पड़े तो आपके बैंक में पड़े हुए पैसे सरकार यूज़ कर सकती है। तो मेक श्योर कि अपने बैंक्स में पैसे नहीं रखने हैं, मेजर पैसे निकाल लें। क्योंकि पता है जब भी इस तरह की वॉर लाइक सिचुएशंस उत्पन्न होती हैं तो वहाँ पर सबसे पहले जब हमें गोल्ड रिजर्व्स की ज़रूरत पड़ती है तो सिटीज़न का पैसा ही सरकार पकड़ती है। तभी सिटीज़न फिर गरीब हो जाते हैं और पूरे देश में भुखमरी आ जाती है। तो अच्छा होगा कि गोल्ड का रिज़र्व अपने पास बढ़ाएं, अपने पास सिल्वर का रिज़र्व बढ़ाएं। इन केस अगर करेंसी कोलैप्स का भी योग आता है कहीं पे भी, तो वहाँ पर आपका गोल्ड और सिल्वर ही आपका काम आएगा। क्योंकि बाकी के जो रुपए हैं वो बस महज कागज के टुकड़े हो जाते हैं। तो क्या आपको वो करेंसी कोलैप्स का योग दिख रहा है? एक बड़ा करेंसी कोलैप्स का योग हालांकि भारत में तो तुरंत का नहीं दिखता, बैंकिंग सेक्टर इन्फ्लुएंस होता हुआ ज़रूर दिखता है। लेकिन बड़ा करेंसी कोलैप्स का जो योग है वो भारत के उत्तरी भाग में जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, इन कंट्रीज़ में करेंसी कोलैप्स होता हुआ दिखाई पड़ता है 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में। यही 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में इन कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री में करेंसी पूरी तरह शटडाउन, कोलैप्स, बिल्कुल ज़ीरो पे आती हुई दिखाई पड़ती है। ज़बरदस्त करेंसी कोलैप्स का योग है। और भारत के अंदर बैंकिंग क्राइसिस का योग आता है यही 3 महीने। तो आपको 3 महीने बैंकों में पैसे नहीं रखने हैं। अब इसमें भी लोग कहेंगे कि आपने पहले एयर इंडस्ट्री खाई, अब आप बैंकिंग इंडस्ट्री खाओगे, शेयर गिराओगे। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी इंडस्ट्री का शेयर गिराऊं।
मेरा इंटेंशन है कि मैं लोगों का भला कर सकूं। अगर भगवान की कृपा से जो ज्योतिषीय ज्ञान मुझे प्राप्त है, अगर उस ज्ञान का प्रयोग करके मैं किसी के भले के लिए कुछ बता सकता हूं, क्योंकि भले एक फ्लाइट क्रैश होने के कारण, ठीक है, कुछ लोगों का देहात्याग हो गया 28 जनवरी को, लेकिन वहीं पर कई सारे लोगों ने जो फ्लाइट टिकट अपने कैंसिल करे, कोलंबिया वाला जो टिकट कैंसिल करा, कितनी सारी फैमिलीज बच गई। आज वो फैमिलीज जिंदा हैं जस्ट बिकॉज कि वो प्रेडिक्शन पहले हो गया था। जो लोग मुझे ध्यान से सुनते हैं, सीरियसली सुनते हैं, बातों को फॉलो करते हैं, उनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया कि वो आज कम से कम जिंदा हैं। लोगों की जान तो बची, उसी प्रकार से इस बार लोगों का पैसा तो बचेगा, लोग प्रॉस्पर तो करेंगे। सुमित, यहाँ से मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, किस समय उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से मेटल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आई थिंक इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत मेजर प्रेडिक्शंस आप देते हैं, सो मैं ऑडियंस को ये भी शेयर करना चाहूँगी आपके थ्रू। इन्वेस्टमेंट के लिए, मेटल में इन्वेस्ट करने के लिए ये साल बढ़िया है। अगर आप गोल्ड पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये साल बढ़िया है। इसमें अभी इन्वेस्ट करने का समय अच्छा है। 20 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल के बीच में अचानक से गोल्ड के प्राइसेस हाइक करने वाले हैं और सिल्वर भी हाइक करने वाला है। पहले सिल्वर हाइक करेगा, उसके पीछे 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 गोल्ड हाइक करने वाला है। तो जिनको भी अपने लिए गोल्ड खरीदना हो, गोल्ड बार्स में इन्वेस्टमेंट करनी हो, वो अभी इसमें इन्वेस्ट कर लें। जिनको कॉपर में इन्वेस्ट करना हो, जिसको जिंक में इन्वेस्ट करना हो, जिसको एल्यूमिनियम में इन्वेस्ट करना हो, वैसे लोग भी अपने रिजर्व्स, अपने स्टॉक 20 मार्च से पहले पहले भर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो प्राइजेस हाइक होंगी वो डाउन होती हुई दिखाई नहीं पड़ती हैं। अभी भले ही इनस्टेबिलिटी दिखाई पड़ रही है सिल्वर में, इनस्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है गोल्ड में, लेकिन ये जो इनस्टेबिलिटी है वो 20 मार्च वाली जो इनस्टेबिलिटी, जो हाइक आने वाला है, उस हाइक के सामने ये इनस्टेबिलिटी बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, इट्स ओके, जस्ट गो एंड बाय इट, बिकॉज इन मार्च, after 20 March, you will keep on thinking कि prices will come down, but prices are not going to come down again. Okay. तो किन इंडस्ट्रीज में आप लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल ही मना कर रहे हैं आज के इस पॉडकास्ट से? कहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लॉस दिख रहा है? सबसे ज़्यादा लॉस दिख रहा है अभी कृषि इंडस्ट्री में। खाने पीने के सामानों में बहुत ज़्यादा अस्थिरता दिखाई पड़ने वाला है। स्पेशली ये जो 20 मार्च से 18 अप्रैल वाला जो पीरियड है, इसमें बहुत सारा अस्थिरता दिखाई पड़ता है। हालांकि शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी 20 मार्च से पहले शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में शेयर मार्केट अचानक से उछाल मारने वाला है, उसमें वो लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन 18 अप्रैल से पहले पहले एग्जिट भी हो जाना है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग 20 मार्च से पहले इन्वेस्ट करें और 18 अप्रैल से पहले एग्जिट हो जाएं। 18 अप्रैल के बाद वापस डाउन करेगा, तो 18 अप्रैल तक बिल्कुल हाइक जाएगा और 18 अप्रैल से डाउन करना शुरू हो जाएगा, तो उस समय आपको एग्जिट भी हो जाना है। ये वीडियो लोग शेयर करते जाए अपने ग्रुप्स में तो अच्छा रहेगा, जितने भी शेयर वाले ग्रुप्स होते हैं, शेयर मार्केट रिलेटेड ग्रुप होते हैं। नशीले जो पदार्थ होते हैं जैसे टोबैको है, या फिर जो चाय का प्रोडक्ट हो गया, कॉफ़ी इत्यादि जैसा प्रोडक्ट हो गया, जो ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपोर्टर्स जो हैं इसमें कंटेनर बाय करते हैं, तो वैसे इन्वेस्टमेंट से लोग अभी बचेंगे इस पीरियड में, 20 मार्च से 18 अप्रैल वाले पीरियड में। वो इसलिए बचेंगे कि इस पीरियड में अचानक से इसकी प्राइजेस में फ्लक्चुएशन आएगा, जिसके कारण आपको भारी नुकसान होगा। तो ऐसे जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो इस सेक्टर को या इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का जो समय है 18 अप्रैल के बाद करेंगे तो बढ़िया रहेगा, उससे पहले करते हैं तो लॉस में जाएंगे। सुमित, ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपने मुझे एक बात कही थी कि इस साल बहुत सी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं कि होने वाली हैं और बहुत से टेररिस्ट स्पॉट भी होंगे, तो यहाँ पे क्या प्लैनेटरी अलाइनमेंट बन रही है? इस सिनेरियो को लेकर क्या आपका प्रेडिक्शन है? इस साल 3 मेजर इंसिडेंट होते हुए दिखाई पड़ते हैं। टेररिस्ट एक्टिविटी भी दिखाई पड़ती है और बॉम्ब ब्लास्ट भी दिखाई पड़ता है। एक अभी नियरेस्ट आ रहा है, 22 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल के बीच में ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है, और ये कोई टेररिस्ट फंडेड नहीं, ये प्रोटेस्टर फंडेड दिखाई पड़ता है। यानी प्रोटेस्टर्स जो हैं इस प्रकार का कोई गतिविधि करेंगे जिसमें किसी प्रकार का बम फटने का योग दिखाई पड़ता है, बहुत सारा उपद्रव होता हुआ दिखाई पड़ता है, जगह जगह पर आग लगता हुआ दिखाई पड़ता है और आग में जन हानि दिखाई पड़ती है। इसमें काफ़ी लोगों का देहात्याग होता हुआ भी दिखाई पड़ता है। बड़ा खराब ये योग है, दिखाई पड़ता है। और ये एग्जैक्टली आपको नॉर्थ ईस्टर्न साइड में दिख रहा है? नहीं, ये ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में दिखाई पड़ता है, भारत का पूर्वी भाग में। 20 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल ये चंद्र दर्शन मुहूर्त के हिसाब से दिखाई पड़ता है।
20 मार्च से 18 अप्रैल की अप्रैल के विंडो बीच है में जो आप बात। चंद्र दर्शन योग के हिसाब से ये जो भविष्यवाणी है वो निकल करके आती है कि बॉम्ब ब्लास्ट का योग दिखाई पड़ता है। ओके। साथ में एक तांडव, बड़ा तांडव दिखाई पड़ता है 27 मई से लेकर के 15 जून के बीच में, जिसमें आतंकवादी पकड़ा जाएगा। 27 मई से 15 जून के बीच में आतंकवादी पकड़ा भी जाएगा और बड़े आतंकी एक्टिविटी का पर्दाफाश होगा। यानी बहुत बड़ा कोई आतंकी घटना घटने वाला था भारत में, जो उस समय पकड़ा जाएगा और पकड़े जाने के कारण वो आतंकी घटना निरस्त हो जाएगा, वो घटना घटेगा ही नहीं। और वो न्यूज़ में बहुत, हाँ, हम लोग उसमें सेफ रहेंगे और ये न्यूज़ में काफ़ी वायरल रहेगा उस समय। ये जो आतंकवादी पकड़े जाएंगे ये एक बड़ा न्यूज़ बनने वाला है। एक और आतंकी जो है वो 15 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के बीच में दिल्ली में किसी प्रकार का आतंकवादी हमला होने का योग दिखाई पड़ता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में दिखाई पड़ता है, इस तरह का योग दिखाई पड़ता है और बहुत सारा उपद्रव होता हुआ दिखाई पड़ता है। एग्जैक्टली क्या डेट बताई आपने? 15 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के बीच में। 15 जुलाई टू 12 अगस्त। 15 जुलाई टू 12 अगस्त के बीच में दिल्ली में और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में किसी प्रकार के आतंकवादी घटनाएं घटने का योग दिखाई पड़ता है। यानी कि इंटरनेशनल जो इन्फ्लुएंस है उसके कारण भारत में उपद्रव मचता हुआ दिखाई पड़ता है। इसमें यह भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पीछे से फंड कर दे और उसके कारण भी बहुत सारा उपद्रव मचे। जन आंदोलन भी दिखाई पड़ेगा इसमें, लेकिन ज़्यादा इसमें चांस है कि हमला होगा और उस हमले में हमलावर आतंकवादी पकड़े भी जाएंगे और बहुत बड़ा आतंकी प्रोजेक्ट का उस समय पर्दाफाश होगा। ये जो 15 जुलाई से 12 अगस्त वाला न्यूज़ है ये काफ़ी वायरल न्यूज़ रहने वाला है। कोई छोटा सा न्यूज़ आके जो दब जाता है वैसा न्यूज़ नहीं, एक बड़ा न्यूज़ ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ता है। एक मेरी प्रेडिक्शन थी, जो लिस्ट में मैंने 48 भविष्यवाणियाँ निकाली थी, 10 जुलाई 2025 को प्रेडिक्ट किया था कि 28 जनवरी से लेकर के 21 मार्च के बीच में भारत में दूसरा कश्मीर बनता हुआ दिखाई पड़ता है। भारत में दूसरा कश्मीर दिख रहा है आपको? जी, इस साल ये होने वाला है। जी जी, 2026 21 मार्च से पहले पहले भारत में बनेगा दूसरा कश्मीर, इस प्रकार का योग दिखाई पड़ता है। बहुत भारी मात्रा में जन पलायन का योग है। अब जन पलायन क्यों होता है? लोग डर के जन पलायन करते हैं, अपना घर छोड़ छोड़ करके लोग जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते हैं, दूसरे जगह जाके बसने लगते हैं। भारी मात्रा में डर के कारण, किसी प्रकार का नेगेटिव वातावरण के कारण, राइट के कारण, उपद्रव के कारण बहुत भारी जन पलायन दिखाई पड़ता है, जो ठीक वैसा दिखाई पड़ता है जैसे कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था। तो ये भी एक बड़ा घटना 21 मार्च से पहले भारत में घटता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसके बारे में हमें अभी से तैयार रहना चाहिए। और अगर किसी प्रकार का सिग्नल मिलता है कहीं से कि ऐसा चीज़ कहीं हो सकता है तो उसको रोकने का प्रयास किया जाए, भारत के हित में काम किया जाए। सुमित जी, यहाँ से मैं ये भी जानना चाहूंगी कि शनि को देखिए कर्म का प्लैनेट कहा गया है जी। शनि पाइसेस में चल रहे हैं जी, तो शनि का ये जो गोचर है, शनि का जो मूवमेंट है जी, ये हमें किस प्रकार के कर्म की ओर कलेक्टिवली अग्रसर कर रहा है? देखिए, मूल रूप से शनि का गोचर तो मीन में है, जो पश्चिम का उपद्रव मचवा रहा है, लेकिन शनि के घर में जब राहु बैठ गया है वो लोगों को महापापी बना दे रहा है, लोगों की मनोवृत्ति को बहुत पापी बना दे रहा है, जिसके कारण जो लोग नशा नहीं करते थे वो नशा करने लग जाएंगे। 2026 में नए प्रकार का एडिक्शन लोगों के अंदर शुरू होता हुआ दिखाई पड़ता है। अच्छे अच्छे लोग बर्बाद होते हुए दिखाई पड़ते हैं, मतलब अच्छे शरीफ लोग जो हैं उनका नाम गलत चीज़ों में आता हुआ दिखाई पड़ता है। अच्छे शरीफ लोगों के ऊपर लालचन लगता हुआ दिखाई पड़ता है, जो हद तक सही भी होगा। लोगों की अपनी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है 2026 में। बहुत ज़्यादा कहते हैं कि संगति लोगों की कुसंगति की तरफ होती हुई दिखाई पड़ती है। तो एक कहते हैं कि जैसे अपना एक व्यवस्थित लाइफ, जो लोग सिंपल लाइफ जी रहे थे, सब कुछ अच्छे जी रहे थे, लेकिन वहाँ पे अचानक कुकृत्य होने शुरू हो जाएंगे। लोगों का माइंड, खास करके मैरिज लाइफ में लोगों का जो है एक्स्ट्रा मैरिटल सारा सिचुएशन शुरू होता हुआ दिखाई पड़ता है 2026 में। 2026 में बहुत सारा पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह अस्थिरता दिखाई पड़ता है। ये राहु करवाने वाला है शनि के घर में बैठ करके। जो लोग पहले बिल्कुल कह सकते हैं धर्मपरायण रहे हों, उनके अंदर आंतरिक वासना का अचानक से उछाल होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये पूरा 2026 में आपको ये युति, ये योग जो है, ये 5 दिसंबर 2026 तक आपको दिखाई पड़ने वाला है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसा मैंने बोला कि
ये एक बड़ा कारण भी होगा कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ देश में, बहुत सारा उपद्रव मच रहा होगा देश में। उपद्रव केवल देश में बड़े पैमाने पे नहीं, बहुत माइक्रो लेवल पे भी जो फैमिलीज़ के अंदर है वहाँ पे भी उपद्रव मचता हुआ दिखाई पड़ता है। 5 दिसंबर 2026 तक हो सके तो भगवान के शरण में रहें, ज़्यादा हो सके जितना हो सके पूजा पाठ करें, भगवान की भक्ति करें, भक्ति पर ध्यान दें, तो जाकर के ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। सुमित जी, जैसे ही हमने इस ईयर में एंट्री ली, पंचग्रही योग हमें जनवरी में देखने को मिला, जो कहीं ना कहीं फरवरी तक कंटिन्यू होगा। तो ये जो पंचग्रही योग है, ये क्या कुछ लेकर आ रहा है? देखिए, 16 जनवरी 2026 से लेकर के 20 जनवरी 2026 तक पंचग्रही राजयोग निर्माण हुआ था, और ये बना था 10वें भाव में, भाग्य स्थान में। ये पंचग्रही राजयोग बड़ा पावरफुल था। लोगों ने उसमें जो मैनिफेस्ट किया था वो उनको मिल जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि आपको अपने थॉट्स पर काबू रखना है, नकारात्मक वातावरण में नहीं रहना है। लेकिन सबसे बड़ी नकारात्मकता तो यही हो गई कि पंचग्रही राजयोग के आने से पहले 3 बड़ी घटनाएं घट गईं। कि एक तो अमेरिका ने हमला कर दिया वेनेजुएला के ऊपर, दूसरी घटना घट गई कि करेंसी कोलैप्स हो गई ईरान की और वहाँ पर भी गृह युद्ध शुरू हो गया, और तीसरी घटना यूजीसी का कानून। इन तीनों घटनाओं ने लोगों का मैनिफेस्टेशन पूरा हिला दिया, जिसके कारण अब हमारी जो पूरी सरकार है ये अस्थिर दिखाई पड़ती है। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट 2026 में होने वाले हैं, जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट होने वाले हैं। आप समझिए कि सरकार ढहने के कगार पे ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई पड़ता है। पॉलिटिकल कोलैप्स दिखाई पड़ता है। 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। अचानक से वहाँ की जो मौजूदा सरकार है वो गिर जाएगी और वहाँ पर दूसरी सरकार आएगी। ये एग्जैक्टली होगा जो मैंने डेट बोला, 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में। ये 16 मई से 17 मई नहीं जाएगा, 16 मई तक ही, 16 मई के अंदर ही हो जाएगा ये घटना। 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में मिडिल ईस्ट में सरकार गिर जाएगी और नई सरकार वहाँ पे बनेगी। सत्ता पलट, सत्ता परिवर्तन, ये एक बड़ा भविष्यवाणी है, समझिए आप। और इसके साथ ही 16 जून से 14 जुलाई के बीच में किसी बड़े नेता का असैसिनेशन का योग बनता है भारत में। और वो असैसिनेशन जो है वो हिस्टोरिकल हो सकता है। वो हिस्टोरिकल इतना होगा कि उसके पीछे बहुत बड़ा जन उपद्रव होने वाला है। जब जैसा ही वो घटना घटेगी, बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू हो जाएगा, लोग सड़कों पे उतरेंगे, जगह जगह तोड़ फोड़ मचने लग जाएगा, बहुत सारा जन आक्रोश दिखाई पड़ेगा। और उसी पीरियड में मैंने लोगों को फ्लाइट लेने से भी मना करा हुआ है कि उस 1 महीने के पीरियड में फ्लाइट नहीं लेना था। और फ्लाइट में भी किसी बड़े पॉलिटिशियन का देहात्याग का योग आता है। और फ्लाइट में अगर पॉलिटिशियन का देहात्याग अगर फ्लाइट वाला होता है, अब असैसिनेशन के टाइप हो सकते हैं, अगर फ्लाइट वाला इंसिडेंट होता है तो वो फ्लाइट षड्यंत्र के कारण गिराया हुआ फ्लाइट होगा। Really? और ये 16 जून से 14 जुलाई के बीच में आपको होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ। तो सुमित, आज के इस पॉडकास्ट से अगर मैं आपके साथ कंक्लूड करूं डेट वाइज प्रेडिक्शंस की इस साल क्या कुछ भारत में होने वाला है अकॉर्डिंग टू डेट्स, जो कि आप हमेशा जो प्रेडिक्शंस करते हैं और उनमें से बहुत से सच भी जाते हैं। सो लेट्स सी कि इस साल के लिए आप कौन सी डेट्स को ये चीज़ें होते हुए दिख रही हैं आपको। पिछले साल मैंने 48 भविष्यवाणियां करी थी 10 जुलाई 2025 को, और उन 48 में से सारी भविष्यवाणियां सच हुई हैं। मैंने बकायदा डेट बता करके कि इस डेट से इस डेट के बीच में ये वाली घटना घटेगी, और एग्जैक्टली उसी डेट को वो घटना घटती है। चाहे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का अपने पद से इस्तीफा देने का 22 जुलाई का डेट हो, चाहे तो रशिया में भूकंप आने का डेट हो, चाहे चाइना का सुनामी का डेट हो, चाहे अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला करने का डेट हो, ईरान के करेंसी कोलैप्स का डेट हो, चाहे अजीत पवार जी के प्लेन क्रैश का एग्जैक्ट डेट हो, ये सारे प्रेडिक्शन मैं बाकायदा डेट बता के करता हूँ, और उस डेट के अंदर ही वो सारी घटनाएं घटती हैं। तो जैसा आपने कहा कि कुछ उसमें से सही भी होती हैं, ऐसा नहीं है, उसमें से सारी सही होती हैं। अगर आप एक बार रिकॉर्ड एनालाइज करते हैं तो उसकी सारी प्रेडिक्शन आपको सच मिलेंगी। हालांकि वायरल होना, कौन सी प्रेडिक्शन वायरल जाती है, कौन सी कम वायरल जाती है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन होती सारी सच है। आर यू 100% श्योर कि आज जो प्रेडिक्शंस आपने इस पॉडकास्ट पे की वो सारी सच होंगी? अब जैसा भगवान संकेत देते हैं कि मैं आपके पॉडकास्ट में आकर के ये बातें जनता के बीच में रखूं, ज्योतिषीय गणना वाली सारी बातें रखूं, तो मैं इस प्रकार से बातों को रख देता हूं। लेकिन अब इस पे सत्यता जो है वो तो भगवान ही उस पे निर्धारित करेंगे कि ये क्या सत्यता है, क्योंकि माया का शरीर मेरा, माया का शरीर आपका। लेकिन हम लोग ऐसे भविष्य को टीवी के जैसा तो घटता हुआ नहीं देखते हैं,
लेकिन भविष्य को गणना के कारण, क्योंकि गणना ही गणेश है, उसके कारण जो इंसाइट्स मिलते हैं भविष्य के, उसको हम लोग पॉडकास्ट में आकर के व्यक्त करते हैं। हमें जो भी अनुभूति होती है वो व्यक्त करते हैं। अब मैं आता हूँ डेट के साथ प्रेडिक्शन के ऊपर कि किस डेट से किस डेट के बीच में भारत में और विश्व में क्या घटित होने वाला है, जिसको हम पहले से थोड़ा अगर जान जाएं तो हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ों को बदलें या हो सकता है उन जगहों से थोड़ा बचें। और ये 2026 के लिए है। 2026 में कौन सी ऐसी डेट्स हैं जिस दिन ये मेजर इवेंट्स होंगे जो कि सुमित आज हमारे पॉडकास्ट पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं? जी हाँ, तो पहला मैं डेट स्टार्ट करता हूँ 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में। 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में भारत के अंदर ही किसी प्रकार का सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी भारत सरकार के अंदर ही कोई बड़े नेता अपने पद से हटते हुए दिखाई पड़ते हैं और कोई और नेता वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ते हैं। कोई एक सत्ता जो पहले से चल रही थी, उस सत्ता का अचानक से परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये अच्छे स्तर पे है, चाहे केंद्रीय है चाहे राज्य स्तर का है, लेकिन सत्ता परिवर्तन है और बड़ा सत्ता परिवर्तन होने वाला है। पूर्वी भारत में बॉम्ब ब्लास्ट का योग है, उपद्रव का योग है, आग का योग है, विस्फोट का योग है और जनहानि का योग है। एग्जैक्टली कौन सी डेट्स पर? 20 मार्च से 18 अप्रैल अभी हम कवर कर रहे हैं। इसी में मिडिल ईस्ट में उत्पात अचानक से बढ़ जाएगा। जैसे मिडिल ईस्ट का जो मुद्दा है वो 20 मार्च आते आते बड़ा शांत हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 20 मार्च आएगा 18 अप्रैल के बीच में मिडिल ईस्ट में बहुत उत्पात मचेगा। मिसाइल्स फूटती हुई दिखाई पड़ती हैं। आपने ये सुना होगा कि ईरान ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में वो युद्ध जो है वो ट्रिगर हो जाए ईरान के साइड से। सोना चांदी अचानक से गति पकड़ने वाला है। जो लोग भी मेटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोना चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 20 मार्च से पहले इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि ये अचानक स्पीड पकड़ेगा 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में। तब आप इन्वेस्ट करने का सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट फिर आपको भारी पड़ने लग जाएगी। शेयर मार्केट में उछाल आएगा, अचानक से पीक पे जाएगा। इस ड्यूरेशन में आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। 18 अप्रैल से पहले एग्जिट हो जाना है, उसके बाद कोलैप्स भी होगा। क्योंकि नशीले पदार्थों का जो भाव है वो अचानक से बदल जाएगा, डाउन की तरफ जाएगा। जितने भी टोबैको है, चाय है, कॉफ़ी है, जो भी चीज़ों में थोड़ा भी नशा है, शराब है जिसमें थोड़ा भी नशा है, इन चीज़ों का जो मार्केट है वो अचानक से कोलैप्स करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके भाव बहुत अनस्टेबल रहेंगे। अचानक ऐसे बढ़ गया और अचानक बिल्कुल धम से नीचे गिरेगा, जैसे चांदी के साथ हो रहा था। बबल बनेगा और बबल फूटेगा, तो उस बबल के ट्रैप में आपको फंसना नहीं है, उससे बाहर ही रहना है। इसके साथ में मेटल में निवेश करना अच्छा है। आप मेटालिक चीज़ों में इस बार निवेश करते हैं 18 अप्रैल से पहले, बड़ा फ़ायदा होगा। इसके साथ में अगले डेट को आता हूँ 18 अप्रैल से लेकर 16 मई के बीच में। तो 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में देखेंगे तो भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नया नियम आने वाला है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नया नियम आएगा, जिसके कारण भारत का जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसमें बड़ा अच्छा इजाफा होने वाला है, उसमें फ़ायदा होने वाला है भारत को। भारत की इकोनॉमिक वेल्थ उस समय बढ़ेगी। जो हम जीडीपी की बात करते हैं, जो ये इकोनॉमी की बात करते हैं, वो इकोनॉमी में भारत राइज करने वाला है इस 18 अप्रैल से लेकर 16 मई वाले पीरियड में। मैं एक भूकंप प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ 18 अप्रैल से लेकर के 16 मई के बीच में। ये जो मंगोलीय प्रांत है, जैसे चीन, रशिया और मंगोल का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली भूकंप आने वाला है। 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में रशिया में, चीन में, मंगोलिया में बहुत शक्तिशाली भूकंप आएगा। इसका जो क्षेत्र है, जो पूर्वी उत्तरी क्षेत्र है भारत के पीछे का, उस क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली भूकंप आएगा। काफ़ी सारे देश उस भूकंप से प्रभावित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा जनहानि होगी उसमें। उत्तराखंड में बड़ा लैंडस्लाइड का उस समय योग आता है 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में। और भारत के उत्तर में करेंसी कोलैप्स, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान, इन कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री का करेंसी कोलैप्स करने का योग आता है। पाकिस्तान में अचानक से महंगाई बढ़ जाएगी इस बार फिर से। ये बड़ा न्यूज़ बनेगा, जैसे आटा वाला मीम्स बनता था पाकिस्तान का, इस बार फिर से ऐसा कुछ बनेगा। 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में पाकिस्तान में अचानक से महंगाई बढ़ेगी और वो एक कॉमेडी मीम्स बनने का पात्र बनेगा। हमारे पास अच्छे अच्छे फनी मीम्स आएंगे पाकिस्तान के महंगाई को लेकर के। मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। जो अभी से सत्ता है मिडिल ईस्ट के अंदर में, वो सत्ता अचानक से बदल जाएगी और खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो महंगी होते हुए दिखाई पड़ती हैं। इस समय सोना और चांदी स्थिर रहेगा। जो मैंने बोला था कि आप सोना चांदी में इन्वेस्ट कर लें 18 अप्रैल से पहले 18 अप्रैल के बाद 16 मई तक सोना चांदी जिस भी स्केल को पकड़ेगा वहाँ पे स्थिर रहेगा।
मतलब हाइक पे जाएगा और हाइक पे आके स्थिर रहने वाला है, गिरेगा नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि सोना चांदी में इन्वेस्ट करके रखिएगा। 27 मई से 15 जून के बीच में आतंकवादी पकड़ा जाएगा और बहुत बड़ी आतंकवादी साजिश को रोक भी लिया जाएगा। 27 मई से 15 जून के बीच में होगा। 27 मई से 15 जून के बीच में आतंकवादी पकड़ा जाएगा और बड़ी आतंकवादी गतिविधि को भी रोक लिया जाएगा, बड़ा आतंकी एक्टिविटी होने से बच जाएगा। केरला और तमिलनाडु में भारी बाढ़ आएगा और उस बाढ़ से बहुत सारे लोगों को क्षति होगी, बहुत सारे लोग मरेंगे बाढ़ के अंदर। ये एग्जैक्टली 27 मई से 15 जून 2026 तमिलनाडु और केरला में बाढ़ का योग है। 27 मई से 15 जून 2026 में ही बॉर्डर पर मिलिट्री एक्शन शुरू हो जाएगा। इंडियन बॉर्डर, जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे मिलिट्री एक्शन शुरू होगा, वहाँ पे उपद्रव बढ़ेगा। 16 जून से 14 जुलाई के बीच में जम्मू कश्मीर में भारी विरोध स्टार्ट होगा, हिंसा होगा, सैन्य संघर्ष होगा। 16 जून टू 14 जुलाई जी। जम्मू कश्मीर में भारी विरोध, प्रोटेस्ट शुरू होगा। केंद्र सरकार के खिलाफ का वो प्रोटेस्ट होगा और वो प्रोटेस्ट जो है वो हिंसा में बदलेगा। जो आपने कहा था कि भारत में 2 कश्मीर आपको बनते हुए, ये दूसरा है। ये 21 मार्च तक वाला जो है भारत में 2 कश्मीर वाला है, ये तो एग्जैक्ट कश्मीर में ही ऐसा होने वाला है। और वहाँ पर सैन्य संघर्ष भी होगा, वहाँ पर सेना का भी जो है संघर्ष होगा, सेना लड़ेगी वहाँ पे बकायदा। किसी प्रकार का लड़ाई होता हुआ कश्मीर में दिखाई पड़ता है। बंगाल, बिहार, झारखंड में हड़ताल होगा। और 16 जून से 14 जुलाई के बीच में 16 जून से 14 जुलाई के बीच में कोई बड़ा नेता हमारे बीच नहीं रहेगा। किसी बड़े लेवल पे असैसिनेशन का योग है। केंद्र सरकार से संबंधित नेता भी हमारे बीच में नहीं रह सकते हैं। कोई ऐसा योग बनता है कि ऐतिहासिक एक मोमेंट होगा जब वो नेता हमारे बीच में नहीं रहेंगे, जिसके कारण से जिस घटना के घटने के बाद बहुत सारा उपद्रव मचता हुआ दिखाई पड़ता है, बहुत सारा आंदोलन देश में होता हुआ दिखाई पड़ता है। प्लेन क्रैश में भी उसी ड्यूरेशन में किसी पॉलिटिशियन की मृत्यु होने का योग है 16 जून से 14 जुलाई, जिसमें मैंने कहा अपने फ्लाइट टिकट्स आप 16 जून से 14 जुलाई के बीच में कैंसिल कर देंगे। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन 16 जून से 14 जुलाई के बीच में फिर से होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो सुमित जी, हमने आज के इस पॉडकास्ट में इतनी अस्थिरता की बात की जी, कि इतना हमें हेवॉक होता हुआ दिख रहा है जी। आई थिंक एक आम आदमी जब ऐसे प्रेडिक्शन सुनता है तो कहीं ना कहीं एक भय की फीलिंग आएगी मन में जी। तो किस प्रकार खुद को प्रिपेयर किया जाए? एक पॉजिटिव साइड क्या है? हम श्योर की नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी होगी, तो पॉजिटिव ये साल क्या लेकर आ रहा है? और स्पेशली जब ऐसे प्रेडिक्शंस है तो खुद को कैसे प्रिपेयर किया जाए, खुद को कैसे उस सेफ जोन में रखा जाए? देखिए, खुद को सेफ जोन में रखना है तो मैंने पहले से आगाह किया लोगों को कि इस ड्यूरेशन में आपको सतर्क रहना है। अगर मैंने कहा फ्लाइट्स नहीं लेना है तो घर पे बैठना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट्स पे नहीं जाना है। अगर मैंने कहा कि एक मैं और प्रेडिक्शन के साथ आपको बताता हूँ, 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में उत्तराखंड ट्रैवल करने वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा अपनी ट्रैवल को अवॉइड करेंगे। लैंडस्लाइड 16 मई के बीच में लैंडस्लाइड का योग है, उसमें जनहानि होगी, लोग उसमें मरेंगे, इस तरह का योग आता है। तो उस समय उत्तराखंड ट्रैवल अवॉइड कर दें। तो ऐसी छोटी छोटी प्रिकॉशंस बरतेंगे जब आप, तो आप देखेंगे कि आप स्थिरता से रहेंगे, क्योंकि हमारा काम लोगों में डर उत्पन्न करना नहीं है। जो ज्योतिषीय गणना के कारण जो नकारात्मक घटनाएं घटने वाली हैं भारत में, उन घटनाओं को अगर हम इंसाइटफुल तरीके से भी देख लेते हैं तो उन घटनाओं के बारे में जनता को आगाह करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। Exactly. So, any positive message that you would like to leave for my audience, for our viewers who are watching this podcast, कि वो कैसे खुद की उस इनर शक्ति को एक्टिवेटेड रखें, खुद की इनर पावर को एक्टिवेटेड रखें, कि जब इतना कुछ हो रहा है देश दुनिया में? माँ काली का कवच करना चाहिए। काली माता का जो कवच है वो कवच का पाठ तुरिया संध्या में अष्टमी तिथि से शुरू करके 1 वर्ष तक माता काली का कवच करना चाहिए। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो यही समझिएगा कि माता काली के द्वारा आपको किसी प्रकार का संकेत प्राप्त हो रहा है, और इस संकेत को आपको यूं ही जाने नहीं देना है, क्योंकि इससे पहले जो घटनाओं का प्रूफ है वो पहले हो चुका है। जो घटनाएं घटी हैं वो पहले हो चुकी हैं, और जो आगे घटनाएं घटने वाली हैं उसे मनाते तो यही है कि ऐसा घटित ना हो, क्योंकि नकारात्मक घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन घटनाओं के होने का जो संभावना है वो बड़ा प्रबल है। हमारे
पंचांग शास्त्र के हिसाब से भी, चंद्र दर्शन मुहूर्त के हिसाब से भी, ग्रहों का जो जिस भाव में गोचर हो रहा है उसके कारण भी ये सारी घटनाएं होती हुई दिखाई तो पड़ती हैं। अब इन घटनाओं से हमें अगर बचना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, तो माँ काली का कवच करें। माँ काली का ना कर पाए तो दुर्गा कवच का पाठ तो अवश्य करें, क्योंकि वहीं पे कहते हैं गोत्र मिंद्राणी में रक्षेत पशून में रक्षे चंडिके पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मीर भार्याम रक्षतु भैरवी। यानी आपके पूरे परिवार और आपके गोत्र की रक्षा करने वाली माँ भगवती हैं। तो माँ भगवती का शरण आपको पकड़ना चाहिए। जब इतना उपद्रव, इतना विस्फोट हो रहा है, वहाँ पे जगत जननी जगदम्बा ही रक्षा करती है। बिल्कुल, एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस उस डिविनिटी से डेफिनेटली कनेक्ट होगी। और मैं, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा था, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है। इस पॉडकास्ट का इंटेंशन किसी को डराना, किसी में भय पैदा करना नहीं है। हमने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ प्रेडिक्शंस किए हैं, एंड नाउ विल कम बैक टू दिस पॉडकास्ट टू सी कि कितना कुछ इसमें से सच होता है। दैट आई विल लीव टू माई ऑडियंस। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए, और भगवान शंकर की कृपा रहे कि लोग बचे रहें, लोग ज्योतिषीय बातों को लाइटली ना लें। इस बार जो धार्मिक बातों का लोहा है वो जनता ने माना है, और उसको अपने मन में कायम रखना है। किसी भी प्रकार का संदेह ज्योतिषीय गणनाओं के ऊपर नहीं करना चाहिए और धार्मिक चीज़ों पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गणना ही गणेश होते हैं। तो जो संकेत आपको दिए जा रहे हैं उनको मानिएगा। नहीं मानते हैं तो उसके लिए एक श्लोक है कि न दृष्टि पूर्वकेन न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्ण रघुनंदन से विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश काल की विपरीत बुद्धि होगी फिर आपकी वहाँ पे कि आप बात नहीं मानते हैं और वो एक्शंस करते हैं जो मना किए गए हैं जी। इसी के साथ धन्यवाद। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपको क्या लग रहा है, इनमें से क्या क्या होने वाला है। आप मुझे बताइएगा कि पहले के जो इनके प्रेडिक्शंस थे वो सच हुए, कि आपने उन्हें ट्रेस किया, और आपको कितना लगता है कि आज जो प्रेडिक्शन हुए इस पॉडकास्ट पर उनमें से कितने सच होंगे। और जैसा मैंने कहा, ये नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी डिस्कशन है। इस पॉडकास्ट का इंटेंशन किसी को डराना नहीं है। ऐसे ही फाइनेंशियल और स्टॉक रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के लिए आप ET प्राइम हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मैं स्पीकिंग ट्री पर आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम और कौन से टॉपिक्स पर बात करें। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।